क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब तैयारी शुरू करनी है CUET की। CUET 2025 जिसका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, सब कुछ ओवरऑल हो गया। अब तैयारी करने की ज़रूरत है क्योंकि CUET में अगर अच्छा स्कोर करना है, आपको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी लेना है, तो उसके लिए आपको अपना परसेंटाइल हाईएस्ट करना पड़ेगा, स्कोर मैक्सिमम करना पड़ेगा। और स्कोर मैक्सिमम करने के लिए सिंपल एक ही चीज़ है कि आपको अपना प्रिपरेशन अप टू लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। आपको हाई लेवल तक की स्टडी करनी पड़ेगी। ये जो 2 महीने की मेहनत है, क्योंकि 15 मई के बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा। अप्रैल और मई के जो 15 दिन है, 1.5 महीने की जो मेहनत है, इसी मेहनत से आपको आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगा, आपको अपना ड्रीम कोर्स मिलेगा। एक बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आपको लगेगा कि वाह क्या मिल गया, क्योंकि इतने कम कोर्स फीस में इतने अच्छे कॉलेज में आपको पढ़ने को मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। लेकिन प्रिपरेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए आखिर प्रिपरेशन करें क्या। जो भी कॉमर्स डोमेन के स्टूडेंट है, जिनको कॉमर्स चूज़ करना है और जिन्होंने अपना इकोनॉमिक्स और अकाउंट सब्जेक्ट ले रखा है, उसकी कंप्लीट CUET की तैयारी कराने जा रहा हूं। मैं शुरू करने जा रहा हूं CUET का सीरीज़, जहां पर आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट दोनों ही सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल के साथ CUET के लिए प्रिपरेशन किया जाएगा। ध्यान में ये रखना है कि पिछले साल जो पेपर हुआ था और पिछले साल का जो कोर्स था, सिलेबस था CUET का, इस साल काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है CUET में। इसका मतलब ये हुआ काफ़ी हद तक ईजी कर दिया गया है, सिलेबस को काफ़ी हद तक जो है बदल के स्टूडेंट के कंफर्ट जोन में लाके रख दिया गया है, खासकर इकोनॉमिक्स और अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज और उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उन सबको डिटेल से बताऊंगा। सिलेबस पढ़ने के बाद यूनिट टू यूनिट आपको कंप्लीट नोट्स बताऊंगा। उसके बाद उसकी MCQs यानी कि जो भी एग्ज़ाम में पैटर्न आता है उसी हिसाब से तैयारी भी करवाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको इस क्लास में बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स डोमेन 309 जो डोमेन है, पेपर कोड है इकोनॉमिक्स का, उसके कंप्लीट सिलेबस फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस के बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा उसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहले कैसा था, पहले आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने थे। लेकिन अब हमें आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। जो क्वेश्चन होगा, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। सही किया 5 नंबर। अगर आपने गलती से भी किसी क्वेश्चन को गलत किया है तो आपको 1 नंबर जो भी अब पहले मिला उसमें से गंवाना पड़ेगा। दैट इज माइनस मार्किंग है CUET के एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। बी केयरफुल अबाउट इट। आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% सही लगता है। मतलब तुक्का मारने वाली बात तो यहाँ पर है ही नहीं। जैसे क्लास 12th में नहीं आता था फिर भी आपने CBD लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको केवल परफेक्ट आंसर देने हैं और परफेक्ट आंसर देने के परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन गलती से गलत हो गया तो आपको मिले मिलाए 1 नंबर कट हो जाएंगे। यानी कि जो पहले मिल गया है, इसका मतलब पहले आपने 5 क्वेश्चन सही किए थे तो 5 पंजे 25 नंबर मिल गए। अगर आपने छठा क्वेश्चन गलत कर रखा है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब आपको मिलेगा 24 मार्क्स। देन बना गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है कोई बात नहीं, आपका कोई मार्क्स डिटेक्ट नहीं होगा। अगर आपने, ध्यान में रखिएगा, कोई क्वेश्चन ड्रॉप आ गया है, ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन गलती से गलत हो गया, किसी तरह से हो गया, वो सबको बराबर 5 नंबर दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन विद मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का जो मल्टीपल चॉइस में जो ऑप्शन दे रखा है वो सिमिलर है, एक जैसा है, तो उसका जो वेटेज है सबको बराबर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल 50 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का एक, तो टोटल 250 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। और ये पूरा क्वेश्चन इस साल जो होने वाला है, क्योंकि पिछले साल तक रिटर्न हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, अब कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है CBT, यानी कि कंप्यूटर पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। एक बार में एक क्वेश्चन दिखेगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता चलेगा। किस तरह से होगा वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कोर्स के बारे में कि इस साल हमारे सिलेबस में क्या क्या है। 2025 का जो नया सिलेबस रिलीज हुआ है CUET NTA की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पहले क्या था ना, पहले था मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
पूरा 12th का ही उठा के रख दिया था, 11 में भी इससे भी कुछ लिया गया था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पोर्शन को ही पूरा हटा दिया गया है। अब हमारे पास दो पोर्शन है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी बुक जो अपने क्लास 11 में पढ़ी है उसके सारे यूनिट यानी कि इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये पूरा ही माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका इस बार आने वाला है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरा जो अपने क्लास 11 में सीबीएसई वालों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, और जो स्टेट बोर्ड वाले हैं वो तो जैसा था उनके लिए वैसा ही है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले प्रॉब्लम थी क्योंकि पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको अलग से पढ़ना पड़ता था 11 वाला। सीबीएसई में क्लास 12 में समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जबकि सीयूटी में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स आने वाला है। तो थोड़ा सा क्लास 12 जो इस बार सीबीएसई स्टूडेंट है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट बुक है आपका जो 12th में था। इसमें सारे यूनिट आने वाले हैं जैसे नेशनल इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको डिटेल समझते हैं कि इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें जो हमें पढ़ना है। पूरे कंप्लीट चीज़ें दे रखा है यहाँ पर, सीयूईटी की तरफ से आया हुआ है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहला है पार्ट 1 कोर्स ए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दें, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो कुछ भी आपने पढ़ा है अपने एग्जाम के लिए वही सब कुछ आने वाला है। तो है ना मजे की बात। इसका मतलब आपको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मेहनत अप टू डेट करनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सीयूटी के लेवल तक लेके जाना है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक है। कुछ स्टेट बोर्ड में लास्ट वाला टॉपिक नहीं है लेकिन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या क्या है वो समझ लेते हैं। यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 क्या है, इंट्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ, ये है आपका चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय है जहां पर आपको मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे कहते हैं, और सेंटर प्लान ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कर्व क्या होता है। इसका मतलब होता है केंद्रीय समस्या क्या होती है, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, और अवसर लागत किसे कहते हैं। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 1 से, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेरे ख्याल से डाउट होता है, मैं पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, उपभोक्ता व्यवहार और मांग। कहीं कहीं उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत से भी नाम से भी है। इसका मतलब होता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से आपको जो पढ़ना है कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले तो उपभोक्ता संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी एडमिनेट इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, और 1 और 2 कमोडिटी में यूटिलिटी किस तरह से होती है, ये कंप्लीट पढ़ना है। यानी कि एक वस्तु की स्थिति में, दो वस्तु की स्थिति में एक उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है। दूसरा है डिमांड। डिमांड सबसे बड़ा टॉपिक है यहाँ पर। मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, मार्केट डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या क्या होते हैं, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व किसे होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जियोमेट्रिक मेथड, तीनों ही मेथड। मतलब मांग में मांग का अर्थ क्या होता है, मांग के प्रकार, बाजार मांग क्या है, व्यक्तिगत मांग क्या है, मांग को प्रभावित करने कारक कौन कौन से हैं, मांग तालिका क्या है, मांग वक्र के बारे में पढ़ना है, मांग में परिवर्तन जैसे मांग वक्र का संचलन और मांग वक्र का खिसकाव, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ, मांग की कीमत लोच को कैसे मापा जाता है, तीनों विधियाँ इसमें आपको पूछा जा रहा है। फिर है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर। क्या ये, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसका मतलब होता है उत्पादक व्यवहार, उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति। उत्पादक व्यवहार और पूर्ति में जो आपके इसमें जिसमें सबसे पहले है उत्पादन फलन क्या है, ठीक है, उत्पादन फलन क्या है, रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। फिर है सप्लाई किसे कहते हैं, पूर्ति किसे कहते हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू क्या है, लागत और आगम। इसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ना है।
सप्लाई में आ जाएगा मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई हो गया, जिसे परसेंटेज एंड ज्योमेट्रिक मेथड सब कुछ। फिर उसके बाद है लागत क्या है, लागत में शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व, जिसमें फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। रेवेन्यू में आया जाएगा कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम और उसके रिलेशन। उसके बाद टॉपिक एक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उत्पादक का संतुलन किस प्रकार से होता है, किसके आधार पर, सीमांत लागत और सीमांत आगम के आधार पर। ये कंप्लीट कोर्स हो गया आपका, तीनों चीज़ें, उत्पादन, पूर्ति, लागत, आगम और उत्पादक के संतुलन इस पोर्शन में पूरा आ जाता है। फिर आपका यूनिट नंबर 4, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। बाजार, बाजार के रूप और किस प्रकार से किसका, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, बाजार, जिसमें कहा जाएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें एक ही मार्केट के बारे में है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, हालांकि आपको बाकी भी पढ़ लेना होता है। फिर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है और किस प्रकार से मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। ये कंप्लीट चीज़ें जो आपको बताया गया है, हालांकि ये भी क्लास 12th में आपको इतना ही पढ़ाया गया और उतना ही CUT में भी आ रहा है। जो एक्स्ट्रा है वो है सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स एंड डिमांड एंड सप्लाई कर, मतलब मांग और पूर्ति यंत्रकला का उपयोग किस प्रकार से होता है। इसमें क्या होगा, द टीचर कैन बी गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द इश्यूज। राशनिंग फ्लोर क्या होता है, सीलिंग क्या होता है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, मतलब राशनिंग फ्लोर जिसमें MSP क्या होता है, उच्चतम निर्धारित कीमत क्या होता है, निम्नतम की निर्धारित कीमत क्या होता है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन क्या होता है। ये तमाम चीज़ों के आधार पर इसमें किसी वस्तु की किराए का निर्धारण किस प्रकार से होता है, मजदूरी निर्धारण किस प्रकार से होता है, वो सब चीज़ आपको यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि CUT में पूछा जाएगा। हालांकि पोर्शन थोड़ा सा छोटा है और छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट आता है सेकेंड बुक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में भी कंप्लीट पोर्शन है, यहाँ पर कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है वही सब चीज़ है। फर्स्ट इसमें है दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी है और उसका मेजरमेंट भी है। सबसे पहले तो इसमें टॉपिक है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि आय के चक्रीय प्रवाह, कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, GNP, NDP, NNP क्या होता है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर का बोलते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, ग्रॉस और नेट, प्राइवेट इनकम किसे बोलते हैं, निजी आय, पर्सनल इनकम क्या है, व्यक्तिगत आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या है। फिर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत तीनों विधियों को पढ़ना है, वैल्यू एडेड मेथड उत्पाद विधि, इनकम मेथड आय विधि और एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि। तीनों ही विधि इसके अंदर आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं आय एवं रोजगार के निर्धारण, आय एवं रोजगार के निर्धारण। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उसके कंपोनेंट क्या है, AD, AS एंड देयर कंपोनेंट, इसका मतलब सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति और उसके तत्व। फिर है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है MPC के बारे में, MPS के बारे में, APC के बारे में, APS के बारे में। फिर है मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी मतलब आपका अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होता है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर मॉडल में इनकम एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, जिसको बोलते हैं निवेश गुणक।
और इसका वर्किंग किस प्रकार से कार्य करता है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, न्यून मांग और अधिक मांग की समस्या, मेजर्स ऑफ करेक्ट एक्सेस एंड किस तरह से अधिक मांग और न्यून मांग को दूर कर सकते हैं, किस तरह से क्रेडिट नियंत्रण किया, इसमें सरकार के व्ययों का क्या महत्व है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की क्या वैल्यू है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सीयूटी में तैयार होना है। ऑलरेडी ये क्लास कोर्स में था, कुछ भी इसमें नया नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग, यानी कि मुद्रा और बैंकिंग किससे, मनी एवं बैंकिंग। यहाँ पर आपको पढ़ना है मनी के बारे में, मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के कार्य, मुद्रा का विकास, फिर पढ़ना है आपको सेंट्रल बैंक के अर्थ और सेंट्रल बैंक के कार्यों के बारे में, फिर आपको पढ़ना है कमर्शियल बैंक के अर्थ और कमर्शियल बैंक के कार्य के बारे में, और इसके अलावा आपको पढ़ना है रिसेंट सिग्निफिकेंस रिफॉर्म्स एंड इश्यू ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, बैंकिंग क्षेत्र सुधार के सभी कार्यक्रमों को सुधार आपको पढ़ना है, जिसमें नरसिम्हन समिति हो गया, अलग अलग समितियां बनाई गई, उसकी क्या हो गया, 1991 में बैंकिंग सुधार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए गए, इन सबको आपको डिटेल से पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 जो कि जुड़ा हुआ है किससे, गवर्नमेंट बजट से, गवर्नमेंट बजट और अर्थव्यवस्था, यानी कि सरकारी बजट। सरकारी बजट में जो इम्पोर्टेंट है वो है सरकारी बजट का अर्थ और सरकारी बजट के कौन कौन से कंपोनेंट है, यानी कि राजस्व और आपका बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। इसमें सरकारी बजट के ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या क्या होते हैं, जिसमें आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर जिसमें आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में। फिर आपका आता है बजट के प्रकार, यानी कि बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डिफिसिट बजट, मीनिंग और इम्प्लीकेशन किस प्रकार से होता है। फिर आपको पढ़ना है बजट घाटा, जिसमें आता है रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, यानी कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, उसका अर्थ और उसका क्या असर होता है हमारे अर्थव्यवस्था पर। मेजर टू सर्टेन डिफिनेट डिफिसिट, अलग अलग डिफिसिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उनके फार्मूले के बारे में। फिर होता है डाउन सीइंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, डाउन सीजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट का इन सब चीज़ों में किस प्रकार से रोल होता है, ठीक है ना। जो उधार होता है, बोरोइंग होता है, उनमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, किस तरह से उसकी इम्प्लीकेशंस होता है, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। और जो लास्ट है सीयूटी के कोर्स में वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में नॉर्मली आपने इसको ओपन इकोनॉमी के नाम से पढ़ा होगा। इसके 2 पोर्शन हैं, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसमें फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसकी मेरिट और उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। आप ब्रीफ एनालाइज अबाउट द रिसेंट एक्सचेंज रेट, आज के टाइम में जो एक्सचेंज रेट का जो इशू चल रहा है उसका क्या असर है। अभी हाल फिलहाल में हमारे हमारे इंडिया करेंसी का रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको डिटेल से थोड़ा बहुत अभी हाल फिलहाल करंट में जो इश्यूज़ है, जो परेशानियां हैं, जो समस्या है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। करंट और कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊँगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस बने रहना आपको मेरे साथ, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, किसी तरह से डाउट होता है, बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है। आपको सिलेबस से रिगार्डिंग कोई समस्या आ गई है, आप बेसिकली समस्या सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, क्योंकि उन्होंने 11th में माइक्रो पढ़ा था, उनके लिए समस्या आ सकती है, लेकिन बाकी सारे स्टेट बोर्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लास 12th में ही उन्होंने माइक्रो और मैक्रो पढ़ा था, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थी, इस साल सब उनके लिए सही कर दिया गया है। तो लग जाइए, जुड़ जाइए अभी से अपनी तैयारी करने के लिए, और पर कंप्लीट तैयारी करना है, बस द इकोनॉमिक्स गुरु के साथ बन जाइए।